अच्छा भाई, अब हम समझते हैं कि ये रीअपोर्शमेंट क्या होता है। उससे पहले आपको, अगर आप किसी कारखाने, अगर आप किसी फैक्ट्री, किसी प्लांट जो कि प्रोडक्ट बना रही है, उधर जाएंगे तो कुछ होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब ये गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि असेंबली डिपार्टमेंट, यहां पर प्रोडक्ट आके असेंबल होता है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट, यहां पर प्रोडक्ट आके फिनिश होता है, उस पर पेंट होता है। ये है पैकेजिंग डिपार्टमेंट, यहां पर आके उसकी कवरिंग होती है। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम प्रोडक्ट का कोई ना कोई स्टेप बनाना होता है। ठीक है भाई, प्रोडक्ट इन डिपार्टमेंट से गुजर के एक तरह से आप कह लें बनता है। और एक होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो ये मेन काम है ना, मेन काम, इनको एफिशिएंटली स्मूथली करने के लिए कुछ सर्विस डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। अब जैसे सर्विस डिपार्टमेंट हो गया स्टोर्स। स्टोर्स का क्या काम करेगा भाई, असेंबली, फिनिशिंग, पैकेजिंग। अगर इनमें से इनको कोई चीज मटेरियल चाहिए होता है तो ये रिक्वेस्ट करते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट को। ठीक है ना। फिर एक डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेटा क्या करता है कि अगर इन तीनों में से किसी की कुछ चीज खराब हो जाए, मशीनरी खराब हो जाए, तो ये इसको बुलाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, और वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। और सेम ऐसे ही कैंटीन एंड ऑल। ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस जो है वो क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करता है। इसको प्राइमरी भी कहते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी भी कहेंगे। अब ये जो सर्विस सेक्टर एग्जिस्ट करता है वो क्यों करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है, सर्विस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट नहीं आता। हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कैलकुलेट करें हम प्रोडक्शन कॉस्ट के एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, जो ओवरहेड्स हैं, उसको जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे ऑन सुइटेबल बेसिस, अगेन ऑन सुइटेबल बेसिस, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रीअपोर्शमेंट। जरा दोबारा देख लें बेटा, रीअपोर्शमेंट सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उसको खत्म करके हम उन खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स लगे हैं, जो खर्चे हुए हैं, वो इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से हुए हैं ना, तो उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही डाल देते हैं ऑन सुटेबल बेसिस। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रीअपोर्शमेंट। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूं अक्सर कि देखो बेटा, कॉलेज का मेन फंक्शन क्या है। सर कॉलेज का मेन फंक्शन जो है वो है क्लासरूम टीचिंग, करेक्ट। ये क्लासरूम बनी हुई है, ये टीचिंग है। इस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए एडमिन भी है, आईटी भी है। ये सारे डिपार्टमेंट इनकी वजह से बने हुए हैं। अगर क्लासेस नहीं होंगी तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही सर्विस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बना रहा है। अगर यहां पे प्रोडक्ट बने ही नहीं है, बनेंगे ही नहीं, तो सर्विस डिपार्टमेंट का कोई काम ही नहीं है। तो सेम ऐसे ही सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स खर्चे आए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से, तो इनके ओवरहेड्स को, इनके खर्चों को हम इसमें डिवाइड कर देंगे खत्म करके। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, रीअपोर्शमेंट। अब देखें, समझें कि एक है असेंबली डिपार्टमेंट, एक है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, एक है स्टोर्स और एक है कैंटीन। हम लोगों ने अपोर्शमेंट करके इनके ओवरहेड्स यहां लिख दिए, 1,00,000, 50,000, 10,000 और 20,000। ठीक है ना, ये इन डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। ये असेंबली और फिनिशिंग बेटा कौन से डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और स्टोर्स और कैंटीन कौन सा डिपार्टमेंट है, सर्विस का डिपार्टमेंट है। ठीक है ना। ये जो स्टोर्स पे 10,000 रुपए के खर्चा आया है, वो जाहिर सी बात है स्टोर्स ने ये सर्विसेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की होंगी। अब क्या है भाई, सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स हैं, इसको हम खत्म करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेटा रीअपोर्शमेंट।
अब हो सकता है वो इस तरह से कह दे कि रीअपोर्शमेंट असेंबली, फिनिशिंग, स्टोर्स और कैंटीन, ठीक है ना। इस तरह से कह सकते हैं कि कैंटीन को आप रीअपोर्शमेंट करो 50% असेंबली में, 30% फिनिशिंग में और 20% स्टोर्स में। कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि कैंटीन का जो खर्चा आया है 20,000, वो 50% असेंबली की वजह से आया है, 30% फिनिशिंग डिपार्टमेंट की वजह से आया है और 20% स्टोर्स डिपार्टमेंट की वजह से आया है। बात समझ में आई? एक तो वो इस तरह से दे सकता है। सेम ऐसे ही वो कहेगा कि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो ये 10,000 आया है, ये 80% इसकी वजह से आया है, इसको इसने सर्विसेज प्रोवाइड की है, और 20% इस वजह से आया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, रीअपोर्शमेंट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले ये लिखेंगे आप असेंबली, फिनिशिंग, स्टोर्स और कैंटीन, इनके आप ओवरहेड्स लिख दें। 1,50,000, स्टोर्स 10,000 और कैंटीन 20,000। अच्छा, अब बेटा है क्या कि अब आप रीअपोर्शमेंट करेंगे, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे ऑन सुइटेबल बेसिस। जैसे सबसे पहले डिपार्टमेंट जो बंद हो रहा है वो हो रहा है कैंटीन का, यानी कि कैंटीन की कॉस्ट 20,000 खत्म करके आप बाकी डिपार्टमेंट में डालेंगे। किस बेसिस पे? जो ये लिखे हुए, यानी कि 20,000 का 50%, अगर कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा 50% असेंबली की वजह से आया तो ये मैंने यहां पे 10,000 ये डाल दी, ठीक है। 10,000 कैसे आ रहा है, देखो भाई, 20,000 का 50% यानी कि 10,000 जा रहा है किसमें, असेंबली में। फिर 20,000 का ऊपर देखें कितना है, 30% जा रहा है, यानी कि 6,000 फिनिशिंग में। तो ये 6,000 आपने फिनिशिंग में डाल दी है। फिर तीसरा कौन सा है, वो 20%, यानी कि 20,000 का 20% यानी कि 4,000 जा रहा है स्टोर्स में, ये हमने डाल दिया। हुआ क्या, आपने 20,000 के खर्चे को बकिया 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, जिसने जितना उस डिपार्टमेंट को यूज किया था। अब ये डिपार्टमेंट हो गया खत्म। अब दूसरा है स्टोर्स। स्टोर्स कितना, पहले करो 14,000। अब क्या करेंगे हम, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट खत्म करेंगे। किस बेसिस पे, जो उसने परसेंटेज दी हुई है। ये रहा स्टोर्स। अच्छा, सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, असेंबली। स्टोर्स कितना है, 14,000। 14,000 का 80%, 14,000 का, अब जरा मैं निकाल लेता हूं भाई, कि 14,000 का 80% यह आ रहा है 11,200, ठीक है ना। फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, 14,000 का देखो ऊपर देखो कितना लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो ये आ जाएगा 2,800। अब हम क्या करेंगे, ये सारी कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। ये आ रहा है 1,200, 50,000 प्लस 6,000 प्लस 2,800, ये आ रहा है 58,800। ये हम लोगों ने पढ़ा है रीअपोर्ट। एक और एग्जाम्पल के तहत कर लेते हैं, फिर देख लें बेटा। ये रहा असेंबली डिपार्टमेंट, ये है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये है स्टोर्स और ये है कैंटीन। इनके ओवरहेड्स हम लिख देते हैं 50, 80, 30 और 60, ठीक है। अब समझें जरा, अब वो इस तरह से देगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसके 20 हैं, इसके 25 हैं और इसके 5 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि खरीदने के लिए इसने 15 दफा रिक्वेस्ट की थी और इसने 5 दफा रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। अब ये आपके सामने सवाल आ गया। अब सबसे पहले तो मैं लिखूंगा असेंबली, फिनिशिंग, स्टोर्स और कैंटीन। इसके पहले ओवरहेड्स लिख दें 50,000, 80,000, 30,000 एंड 60,000। अब हम क्या करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, क्योंकि ये कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से आई है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रीअपोर्शमेंट। क्या इक्वल बेसिस पे? नहीं सर, इक्वल बेसिस नहीं, सुइटेबल बेसिस पे। अब सबसे पहली बात है, ये रहा कैंटीन। पहले मुझे बताओ कैंटीन में क्या होता है सर, लोग आके खाना खाते हैं, तो इसका मतलब है जिसके लोग ज्यादा हैं
उसने कैंटीन का ज्यादा जाहिर सी बात है कंज्यूम किया होगा, और जिसके लोग कम हैं उसने उसको उसके लिहाज से कंज्यूम किया होगा। तो अब हम कैंटीन को उठा के डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये वहां पर अक्सर दिया हुआ होगा कि कैंटीन को उठा के इस तरह से करें। तो जैसे हम रीअपोर्शमेंट या अपोर्शमेंट करते थे वैसे ही करेंगे। देखें, सबसे पहली बात है कैंटीन का ओवरहेड खत्म होगा, ये रहा कैंटीन खत्म हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। चले भाई, ए के एम्प्लॉयज कितने हैं 20, एफ के कितने हैं 25, और स्टोर से कितने हैं 5, कुल मिला के कितने हो गए 50 और मल्टीप्लाई बाय 60,000। अब जब बारी आएगी किसकी बेटा, असेंबली की, तो 20 डिवाइडेड बाय 50 करूंगा मल्टीप्लाई बाय 60,000। सेम ऐसे ही फिनिशिंग में करूंगा और सेम ऐसे ही स्टोर्स में करूंगा, जैसे 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 60,000, 24,000 यहां पर आ जाएगा। 25 डिवाइड बाय हाफ यहां पर आ जाएगा, और स्टोर्स में क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 60,000, 6,000 यहां पर आ जाएगा। यानी कि ये खर्चा खत्म हो गया और ये बाकी डिपार्टमेंट में आ गया जिसने उसको जितना यूज किया है। अब एक डिपार्टमेंट खत्म हो गया, अब दूसरे डिपार्टमेंट की बात आ गई। ये आपने यहां पे पहले प्लस किया 36,000 आ गया। अब इस 36,000 को खत्म करेंगे जिसने स्टोर्स को जितना यूज किया है। स्टोर्स में बेटा होता क्या है सर, स्टोर्स में होता है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें ये चीजें मंगा के दो, हमें ये चीजें मंगा के दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, असेंबली ने 15 दफा रिक्वेस्ट की है और इसने 5 दफा की है। अब इसको स्टोर्स डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। कैसे होगा भाई, 15, 5, 20 और 36,000। अब जब बारी आएगी असेंबली की तो हम क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 27,000 आ गया। और जब बारी आएगी फिनिशिंग की तो हम क्या करेंगे भाई, 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 36,000, ये आ रहा है 9,000। और अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, 101,000 और दूसरा आ रहा है 119,000, ठीक है बेटा। अब आप एक इसको समरी में देखें कि आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। मेजॉरिटी एक तो स्टोर्स है, ठीक है, एक है कैंटीन और एक है मेंटेनेंस। ये अक्सर रिपीट होते रहेंगे। तो एक तो वो रीअपोर्शमेंट या तो देगा परसेंटेज, ठीक है ना, असेंबली हो गया, फिर या तो परसेंटेज देता रहेगा, इसका 20 जैसे 20 हो गया, उसका हो गया 80% हो गया, इस तरह से देता रहेगा कि डिफरेंट परसेंटेजेस देगा। इस तरह से आप रीअपोर्शमेंट करो। या फिर वो आपको एक्टिविटीज दे देगा, जैसे कि स्टोर्स डिपार्टमेंट। अब देखो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर वही वाली बात बता रहा हूं बेटा आपको कि जब मटेरियल वगैरह चीजें खत्म होती हैं तो डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी कि ए ने 8 दफा रिक्वेस्ट की और फिनिशिंग ने 2 दफा रिक्वेस्ट की, ठीक है। कैंटीन होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में, यानी कि भाई जिसके जितने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं इसका मतलब है उसने ज्यादा खाया है तो उस पर ओवरहेड, उस पर खर्चा ज्यादा लगेगा। मेंटेनेंस लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है, मशीन आवर्स पे। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा मशीन आवर्स लगे जाहिर सी बात है मेंटेनेंस वहीं पे ज्यादा लगनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको रीअपोर्शमेंट करते हैं।